अब क्वेश्चन लिखेंगे, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, a body is projected with a velocity of, ये देखो, with a velocity of v naught, ये v naught at an angle of theta naught from horizontal, full stop. The point of projection is at the earth. The point of projection is at the earth. फुल स्टॉप कर दें. शो दैट SHOW, इट्स ट्रेजेक्ट्री TRAJECTORY, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ. इज पैराबोलिक. ठीक. देखो बच्चों, पूछ रहा है शो दैट पाथ इज पैराबोलिक. पाथ पैराबोलिक है, ये हमें शो करना है. शो करने के लिए हमें पाथ का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और जब इक्वेशन आ जाएगा तो हम उसको कंपेयर करेंगे कि ये पैराबोलिक है या नहीं है. ठीक है. तो पहला काम हमारा क्या है, जिस पाथ पर वो बॉडी चलेगी उस पाथ का इक्वेशन फाइंड करना है. और इक्वेशन फाइंड करने के लिए देखो, हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा. ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. x एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल में है. x एक्सिस कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल में. और जो ये y एक्सिस है ये हमारा वर्टिकल में है. ठीक है. ये ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0,0. यहाँ पर एक बॉडी है जिसे हमने थ्रो किया है. कितनी वेलोसिटी से हमने थ्रो किया? v0 वेलोसिटी से. कितने एंगल पर थ्रो किया? θ0 एंगल पर थ्रो किया. और ये बॉडी चलते 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 इस तरह से आएगी और यहाँ गिर जाएगी. तो ये बॉडी ऐसे आएगी, इस पाथ पर चलते चलते यहाँ गिर जाएगी. तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ये पाथ है ये पाथ पैराबोलिक है, ये हमें प्रूव करना है. तो मैंने क्या बताया था, कैसे प्रूव करेंगे? हम इस पाथ का इक्वेशन फाइंड करेंगे. पाथ का इक्वेशन फाइंड करेंगे, उसके लिए तुम्हें पाथ पर एक पॉइंट लेना है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y. अब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये y कहलाएगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी? x कहलाएगी. v0 क्या है? वेलोसिटी. वेलोसिटी को हमने जिस एरो से रिप्रेजेंट किया है, ये एरो है, एरो बना है ना, उस एरो के हेड से, हेड का मतलब जहाँ एरो बना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे वर्टिकल पर.
तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है वो कहलाएगी इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? ठीक है। इसी तरह से यहाँ तक जो लाइन है उसे कहेंगे कंपोनेंट ऑफ वी नॉट अलोंग वर्टिकल। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ वी नॉट एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वी नॉट कॉस थीटा नॉट, एंड वी नॉट वाई इक्वल किसके होता है? वी नॉट साइन थीटा नॉट। ओ से हमारी बॉडी चली, चलते 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 जब पी पर आई तो इसको टाइम लगा होगा, मान लो टाइम कितना है? टी। ठीक है। तो सबसे पहला काम तुम्हारा ये है, ये ध्यान रखना है कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है कि जो ये पाथ है ये पैराबोलिक है। कैसे प्रूव करेंगे कि पाथ पैराबोलिक है? हम उस पाथ का इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? उस पाथ पर एक पॉइंट लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, फिर एक्स और वाई में हम रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा। एक्स और वाई में क्या करेंगे? रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो पहले ये डायग्राम बनाएं, इसके बाद हम आगे बताते हैं। आप लिखेंगे नीचे से एट स्मॉल टी इक्वल टू 0, इस तरह से लिखना है एट स्मॉल टी इक्वल टू 0। स्मॉल टी इक्वल टू 0 का मतलब है कि मोशन की शुरुआत हो रही है। कहाँ से शुरुआत हो रही है? ओरिजिन से। एट स्मॉल टी इक्वल टू 0 अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन, आगे ब्रैकेट में उसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे इस तरह से 0,0 फ्रॉम ओरिजिन, 0,0 लिख दिया और ब्रैकेट बंद करके फुल स्टॉप कर दो। एट इंस्टेंट टी, इस तरह का टी बनाना है। एट इंस्टेंट टी दिस बॉडी अप्रोचेज पॉइंट P whose coordinate is ब्रैकेट में लिख दो ये x, y। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। अब ये x क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लिखेंगे नीचे से डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इक्वल का साइन बना दो और स्मॉल x लिख दो। इक्वल का साइन बना के क्या लिख देना? स्मॉल x। अब हम स्मॉल x के लिए फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला तुम लोगों ने पढ़ रखा है। x के लिए फार्मूला क्या बताया था मैंने? uxt प्लस, बिल्कुल बिल्कुल सही, ये मैंने फार्मूला बताया था। ux क्या होता है इस फार्मूले में? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। देख लो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कितना है? v नॉट x, और t तो रहेगा। ax क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, जो कि 0 होता है, t²। तो यहाँ से अब हमको मिला x इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी। यहाँ पर हम वी नॉट एक्स की जगह पर ये लिख देंगे वी नॉट कॉस थीटा नॉट। तो वी नॉट एक्स की जगह पर लिख देंगे हम वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी। ठीक है। यहाँ से हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दें। इसके बाद अब y के लिए फार्मूला लगाएंगे। y के लिए क्या फार्मूला होगा भाई? UIT प्लस हाफ AYT²
यू आई क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस देखो कितना है, वी नॉट वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की जगह पर क्या लिखोगे, माइनस जी। क्यों माइनस जी, क्योंकि स्मॉल जी जो होता है तुम्हारा डाउनवर्ड्स होता है, और डाउनवर्ड वाले हाँ नेगेटिव लिए जाते हैं वेरिएबल्स, और ये टी स्क्वायर। वाई की जगह हम वाई ही रखेंगे, वी नॉट वाई की जगह क्या रखोगे, देखो वी नॉट वाई की जगह पर वी नॉट साइन थीटा नॉट, वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस हाफ, टी भी रहेगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी नॉट साइन थीटा नॉट, और टी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल के रख देंगे। बताओ टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से निकालेंगे जब, एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट। ठीक है, यहाँ बगल में चाहो तो लिख भी लो, इम्प्लाइज दैट टी इक्वल टू क्या निकलेगा, एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट माइनस हाफ जी, फिर से वही एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट। तो यहाँ से हमको मिल गया, देखो बच्चों रुक जाओ थोड़ा, नोट करना बंद करो अभी, वी नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा नॉट अपॉन कॉस थीटा नॉट क्या हो गया, टेन थीटा नॉट एक्स माइनस, देखो ये क्या हो जाएगा, जी अपॉन टू, देखो टू है ना अपॉन में, इसका जब स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, ये वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, और बाहर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा इक्वेशन आया, ये वी नॉट कैंसिल हो गया, साइन थीटा नॉट अपॉन कॉस थीटा नॉट क्या बन गया, टेन थीटा नॉट, एक्स तो है ही, यहाँ पर देखो क्या आया, जी रहेगा, अपॉन में टू है, इसका स्क्वायर करोगे तो वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, और एक्स स्क्वायर अलग कर लिया हमने। ये हमारा इस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आ गया, इस पाथ का इक्वेशन आ गया। तो यहाँ तक पहले नोट करेंगे, बाद में हम इसकी थ्योरी लिखाएंगे। ओके, इसके नीचे लिख देना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसके नीचे लिख दो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब पाथ का इक्वेशन निकल आया है ये, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब देखो कैसे हम जानेंगे कि ये इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर y में पावर हो 1 और x में पावर हो 2 तो वो इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ y की पावर 1 है, x की पावर 1 भी है और 2 भी है, लेकिन बड़ी वाली पावर मानते हैं, तो x पर पावर क्या मानी जाएगी, 2। तो y पर पावर 1 हो और x पर पावर 2 हो तो वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को। ऐसा तुम लोगों को मैथमेटिक्स में अभी पढ़ाया भी जाएगा। वहाँ मैथमेटिक्स में तुम लोगों को पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, वहाँ पर तुमको ये जानकारी दी जाएगी। तो इसमें लिख देना दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, PARABOLA, this equation represents a parabola, hence trajectory of the body is parabolic। ठीक है, ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। मैंने तुम लोगों को बताया था 2 डायमेंशनल मोशन को हम कहते हैं मोशन इन अ प्लेन, और मैंने बताया था कि 2 डायमेंशनल मोशन में तुम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। तो अब हम तुम लोगों को सर्कुलर मोशन पढ़ाने जा रहे हैं। सर्कुलर मोशन बहुत सिंपल सा है, वो तुम्हें शायद समझ में भी आ गया होगा। एक पाथ होगा सर्कुलर,
कैसा पाथ होगा, और एक बॉडी इस पर चल रही होगी, ठीक है। अब दो तरह से बॉडी चल सकती है। एक तो ऐसे चल सकती है कि बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे, ना धीमी पड़े ना तेज हो, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक ऐसी भी हो सकती है कि बॉडी कभी धीमी पड़ जाए कभी तेज हो जाए, तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का मतलब सीधा सा है कि अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर चल रही है तो उसकी मोशन को क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। डेफिनेशन लिखवाने की ज़रूरत है क्या, नहीं ना। कितने टाइप की होती है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, बट इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड वेरीज विथ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये तो सर्कुलर पाथ हो गया, ये हो गया सेंटर, ये हो गई रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। मान लो सर्कुलर मोशन करने वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ है और ये इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो किसी पॉइंट पर जब पार्टिकल होता है तो उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट आपने ये ड्रॉ कर दी, जानते हो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल होता है, हाँ। तो टेंजेंट के डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। तो इस पॉइंट का नाम हम P दे देते हैं और सेंटर का नाम C दे देते हैं। तो जब पार्टिकल P पर होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट के डायरेक्शन में इस तरफ होगी। इसके बाद ये पार्टिकल चलते चलते यहाँ आ गया पॉइंट Q पर, यहाँ पर रेडियस ये है, रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या बनाएंगे, टेंजेंट। अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, पहले वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इसी तरह से जब ये बॉडी चलते चलते यहाँ आ गई तो यहाँ पर ये रेडियस है, टेंजेंट ये हो जाएगी, तो अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि जो ये वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एम कैप का इस्तेमाल करेंगे। इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, एम कैप। इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, एन कैप, ठीक है। इस वाले को कह देंगे, कुछ और कर देते हैं, पी कैप कर दें। पी है यहाँ पर, क्या कर दें बताओ, लो एफ कैप कर दिया, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल है, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल है और इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल है। याद रहे, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। जितनी स्पीड यहाँ होगी उतनी ही स्पीड यहाँ होगी और उतनी ही स्पीड यहाँ होगी। तो वी एम कैप, वी क्या है, स्पीड। यहाँ भी देखो वी स्पीड है। तो मैंने ये जो डायग्राम बनाया है नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं बनाया, किसके लिए बनाया मैंने, हाँ। इसमें सब जगह तुम देख रहे हो स्पीड सेम है। स्पीड को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड को क्या बोलते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सबका क्या है। तो इस वाली वेलोसिटी को हम कहेंगे वेक्टर वीपी। क्या कहेंगे, वीपी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी एट पॉइंट पी। इसी तरह से इस वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, वेक्टर वी क्यू लिख देंगे। वेक्टर वी क्यू इक्वल टू वी एन कैप, ठीक है, वी एन कैप, ठीक है। इसी तरह से ये तुम्हारा जो पॉइंट है ये आर हो गया, इसको हम लिख देंगे वेक्टर वी आर इक्वल टू वी एफ कैप। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये पॉइंट पी पर की जो डायरेक्शन है उसको पी कैप लिख दिया जाए, नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको क्या लिख दिया जाए, क्यू कैप लिख दिया जाए। ऐसा भी हम कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का हमें सिंबल बनाना है केवल,
इसी तरह से इसको क्या लिख दिया जाए, आर कैप लिख दिया जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लो। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स on a circular path, moves on a circular path, then its velocity, its motion is called circular motion. Circular motion, full stop. There are two types of circular motion. There are two types of circular motion. फर्स्ट नंबर, केवल नाम लिखना है, हेडिंग नहीं है, केवल नाम लिखेंगे, हेडिंग ना लिखेंगे। फर्स्ट नंबर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेकेंड नंबर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हेडिंग लिखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। In this circular motion, speed of the particle remains constant. Remains constant. Full stop. Velocity of the particle, velocity of the particle at any point is directed along tangent drawn at that point, along tangent drawn at that point. Full stop. Thus, THUS, direction of velocity varies with time but magnitude of velocity remains constant. Magnitude of velocity remains constant. अब तुम लोग ये डायग्राम बना लो, इसके बाद हम आगे बताते हैं। अब सेकंड नंबर हेडिंग लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसमें लिख लो इन दिस मोशन speed of the particle varies with time full stop. Magnitude and direction of velocity मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या करेंगे, वेरीज विथ टाइम। ये दो चीज़ें तुम्हें अभी फ़िलहाल याद रखनी है। वैसे तो और भी कई चीज़ें हैं जो वेरी करती हैं, कुछ चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं,
लेकिन पहले हम उनको बता देंगे, इसके बाद हम लिखवाएंगे कि वो वेरी करती हैं या नहीं करती हैं। और अब सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन। देखो बच्चों, एक ये सर्किल है, यानी ये सर्कुलर पाथ है, और हमने एक ये डायामीटर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये सेंटर हो गया C, और ये डायामीटर के एक एंड पॉइंट ये हो गया A। अब बॉडी हमारी यहाँ थी पहले पॉइंट P पर, बॉडी P पर है, और इसके बाद वो यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँची Q पर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा है वो डेल्टा T है। कितना टाइम इंटरवल है? डेल्टा T टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो जब ये पार्टिकल P से Q पर पहुंचा तो आप इसको सेंटर से मिलाइए और यहाँ डायामीटर के एंड पॉइंट से भी मिलाइए। सेंटर पर इसने एंगल बना लिया है डेल्टा थीटा, और यहाँ कितना बनाया होगा? बताओ यहाँ कितना बनाया होगा पॉइंट ए पर? आती नहीं है ज्योमेट्री तुम लोगों को। 9th में पढ़ाया गया होगा सरकमफेरेंस पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल का हाफ होता है। आती नहीं है तुम लोगों को, पढ़ लिख करके निकल आए हो। डेल्टा थीटा अपॉन 2। तो ये बताओ डेल्टा टी टाइम इंटरवल में इस पार्टिकल ने कितना एंगल यहां पर बनाया सेंटर पर? डेल्टा थीटा। और यहां कितना बनाया? बस इसी एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल को क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक चीज और समझ लेना, यहां पर सेंटर से लेकर के पॉइंट P तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। अगर हम इसमें एरो लगा दें P की तरफ तो इसको हम बोलेंगे रेडियस वेक्टर। क्या बोलेंगे? हाँ, C से P तक जो है उसे हम बोलेंगे रेडियस वेक्टर। तो हम डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं कि रेडियस वेक्टर जितने एंगल पर रोटेट कर गया उसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो रेडियस वेक्टर है ये जितने एंगल पर रोटेट कर गया, क्योंकि पहले रेडियस वेक्टर ऐसा था, फिर बाद में रेडियस वेक्टर ऐसा हो गया, ऐसा। पहले OP था, CP था, और बाद में क्या हो गया? CQ। तो ये तुम्हारा रेडियस वेक्टर रोटेट कर गया जितने एंगल पर, उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो दो तरह की डेफिनेशन हम इसमें लिख सकते हैं। तो पहला काम तुम्हारा ये है कि तुम लोग ये डायग्राम बना लो, इसके बाद मैं बताता हूँ। ओके, बना लें डायग्राम। हाँ, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, कॉमा लगाओ, इन टाइम इंटरवल डेल्टा T इन टाइम इंटरवल डेल्टा T, कॉमा लगाना फिर से, रेडियस वेक्टर rotates itself from position CP to TO position CQ, because
because the particle moves from point P to point Q in this time interval. Full stop. Radius vector makes an angle delta theta. रेडियस वेक्टर में कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, रेडियस को ही आप रेडियस वेक्टर कहते हो। जो रेडियस पहले सी पी थी वो डेल्टा टी टाइम इंटरवल के बाद क्या हो गई, सी क्यू हो गई। तो हमने कहा कि जो रेडियस वेक्टर हमारा सी पी पोजिशन में था वो घूम के कहाँ पहुँच गया, सी क्यू पोजिशन में। मतलब जो रेडियस हम पहले सी पी बना रहे थे, जब पार्टिकल क्यू पर पहुँच गया तो रेडियस क्या हो गई, सी क्यू। बस सिंपल सी बात है। क्या लिखा तुम लोगों ने, मेक्स एन एंगल डेल्टा थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। फुल स्टॉप। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Angular displacement of the particle with respect to center. With respect to center. ठीक, लेकिन इन सेम टाइम इंटरवल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए कितना है, डेल्टा थीटा बाई 2। नीचे लिख देना, इन सेम टाइम इंटरवल, in same time interval, कॉमा लगाएंगे, angular displacement of the particle with respect to point A is delta theta by 2। देखो ये डेफिनेशंस लिखने के लिए एग्जाम में नहीं आती, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है ये तो मैं समझना ज़रूरी है। बहुत सिंपल सा समझना, मैंने जो लिखवाया वो शायद कुछ बड़ा हो गया होगा तुम्हारे लिए। तुम सिर्फ याद रखना इतना कि पार्टिकल पहुंचा पी से क्यू पर, तो एक रेडियस हो गई सी पी और एक रेडियस हो गई सी क्यू, दोनों के बीच जो एंगल बन जाता है बस उसी को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इतना याद रखोगे। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होता है। पार्टिकल पी से क्यू पर पहुंचा, आप सीधा पी और क्यू को मिला दीजिए, सीधा पी और क्यू को मिलाएंगे तो ये कहलाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा, और इसे हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर देंगे। किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, उसी डायग्राम में ये बना लो, डेल्टा एस। क्या है डेल्टा एस यहाँ पर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। नीचे लिख देना, जहाँ लिख रहे थे उसके नीचे से पैराग्राफ चेंज कर लिख देना, according to figure comma linear displacement of the particle in time interval delta t is delta s एज डेल्टा एस। तो ये तुम्हारा पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो पार्टिकल हमारा कहाँ से कहाँ पहुँचा, पी से क्यू पर। इतने में जो रेडियस थी वो सी पी पोजीशन से घूम के कहाँ पहुँच गई, तो जो एंगल बन गया सेंटर पर डेल्टा थीटा उसे कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो केवल एक ही है। तो हमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद रखना है वो सेंटर वाला याद रखना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, ये याद रखना है। और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब तुम्हें हेडिंग लिखना है
हेडिंग लिखना है एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। अब इसमें लिखिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी v और ऊपर बार लगा देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो उसको बार पढ़ते हैं, इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, अब अगर हम एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, मैं एक बात थोड़ा सा यहाँ सिंबल सुधारना चाहता हूँ। सिंबल इसका ये होता है ओमेगा, वी नहीं होता, ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा बार इक्वल टू हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलो, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर बोलो, डेल्टा थीटा अपॉन टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर जो डेल्टा थीटा और डेल्टा टी हैं ये स्मॉल हैं, डेल्टा थीटा क्या है, स्मॉल एंगल है, ठीक है, और वेयर डेल्टा थीटा इज स्मॉल। तो ये तुम्हारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी कि कांस्टेंट रहेगी, नहीं चेंज होती, फिर नहीं चेंज होगी, लिख दो नीचे से, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन angular velocity of the particle remains constant, ठीक है, क्योंकि ना उसको धीमा होना है ना तेज होना है। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर निकालना है, कैसे निकालना है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, सीधी सी बात है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, वही हमने लगा दिया। अब एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल आ गया। ये बताओ एक पूरे चक्कर में सेंटर पर कितना एंगल बन जाएगा, लिखेंगे इन वन साइकिल, मतलब एक चक्कर, कॉमा लगाओ, डेल्टा थीटा इक्वल टू 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। और एक चक्कर में पार्टिकल को जितना टाइम लगेगा उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, और कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन वन साइकिल, इक्वल का साइन बना के कैपिटल टी लिख दो, ठीक है। तो ये बताइए एक साइकिल में डेल्टा थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, और डेल्टा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी। नीचे लिख देना देयरफॉर
ओमेगा इक्वल टू, अब ओमेगा के ऊपर तुम लाइन ना बनाना, क्योंकि अब यहाँ यूनिफॉर्म हो गया ना। जब यूनिफॉर्म हो जाता है तो फिर एवरेज वर्ड का कोई मतलब नहीं रह जाता। एवरेज तो तब निकाला जाता है जब कभी धीमी हो जाए, जब कभी तेज हो जाए। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। डेल्टा थीटा की जगह 2 पाई आ गया और डेल्टा टी की जगह पर कैपिटल टी आ गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 अपॉन कैपिटल टी। और 1 अपॉन कैपिटल टी को जानते हो क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एन, वेयर एन इक्वल टू 1 अपॉन टी, 2 पाई एन। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा ये एंगुलर वेलोसिटी मैंने बताया। अब हम एवरेज लीनियर वेलोसिटी अगर निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल लिख दो नीचे से, एवरेज लीनियर वेलोसिटी, और इसके लिए ये हो जाएगा v बार इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो अब ये जानते हो क्या बन गया? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक। अच्छा, उसका क्या फार्मूला था ओमेगा बार का? ओमेगा बार का था डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। उस ओमेगा बार के फार्मूले के बगल में जरा यूनिट लिख देना उसका, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। और यहां पर यूनिट लिख दो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा ये एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी हुआ। और इसके आगे का नेक्स्ट टर्न पर